हाँ जी, चलिए तो यण संधि को आगे हम कंप्लीट करते हैं। जाते वक्त हमने कुछ बात की थी, ज़रा मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि यदि ई, कोई भी ई हो, छोटा या बड़ा, या ऊ या री ऋषि के बाद कोई भी क्या है असमान स्वर, तो ई किस में बदल जाना है, यह में। ऊ किस में बदल जाना है, वह में। और री किस में बदल जाना है, रे में। इतनी हमारी बात हुई थी। मैंने पहचान बता दी थी कि शब्द में यह, वह और रे कैसे मिलेंगे, पूरे। और उनसे तुरंत पहले वाला वर्ण कैसा होगा, आधा। इतनी हमारी क्या हुई बात। अब हम बात करते हैं उदाहरण से। मैंने कुछ आपको शब्द यहाँ बताए भी हैं, अब उससे आगे सुनो। यण संधि में अक्सर ऐसा होता है क्या कि आपको एक ही शब्द में कितनी पहचान मिलेंगी, दो। मैंने एक बहुत ही साधारण सा शब्द लिखा है जिसका संधि विच्छेद आई होप आप सबको पता है, अतिधन आवश्यक आप बता देते हैं, पर ये इसलिए लिखा है कि आपको समझ में ढंग से आए। देखिए, सबसे पहले पहचान, आपको दो पहचान नजर आएंगे। एक, शब्द में क्या है, आ कौन सी संधि की पहचान, दीर्घ। दूसरी पहचान, शब्द में क्या है, यह से पहले आधा वर्ण, ये इसके अंदर है। अगर हम बात करें, अब कितनी पहचान हो गई, दो। अब ये तो सरल है, रटा हुआ इसलिए तुरंत कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में तो कोई भी शब्द आ सकता है। पता कैसे करोगे एक कौन सा आएगा, तो नियम ये कहता है आप दोनों से संधि विच्छेद करके देख लो, और जो शब्द का अर्थ आएगा वो उन दोनों से नहीं निकलेगा, सिर्फ कितने से निकलेगा, एक से। कैसे, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर संधि कर रही होती दीर्घ, तो मैं संधि विच्छेद कहाँ से करती, आ से, क्योंकि दीर्घ संधि की पहचान आ है। तो इसका मतलब वो संधि विच्छेद आ से हो रहा होता और इतना रूप बाद में जा रहा होता, और आ से पहले वाला रूप कहाँ आ रहा होता, प्लस के पहले। तो हमारा कुछ ये रूप बन सकता था, अत्यधन आवश्यक। ऐसा कुछ रूप बन सकता था। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक काम और कर सकते थे, यह में किसकी मात्रा लगा सकते थे, आकी, अत्या कर सकते थे। अब अर्थ तो वो निकल ही नहीं रहा जो होना चाहिए। फिर भी यण संधि के अनुसार करके देखो, यण संधि के अनुसार संधि विच्छेद कहाँ से होगा, यह से, क्योंकि बराबर के बाद क्या है, यह, वह और रे, तो संधि विच्छेद यह, वह, रे से। अब जरा नियम में देखो, आधा यह किसका रूप बताया था, ई का। यहाँ भी देख सकते हो आधा यह ई का ही रूप है। फिर भी नहीं पता चले तो यहाँ देखो एक बार, मैंने यहाँ क्या लिखा था, यू, यू लिखा है। यू में कौन सा स्वर है, यू में कौन सा स्वर है, ऊ। ऊ प्लस के पहले है या बाद में, बाद में। तो इसका मतलब जैसे ऊ गया यह आधा, तो आधा यह किसका रूप हो जाएगा, ई का। समझ में आई बात। तो यह ई का रूप है, वह ऊ का रूप है, और रे री का रूप है। तो संधि विच्छेद कहाँ से करेंगे, यह वाले रूप से, यानी यहाँ से। यह ई का रूप है, ई प्लस के पहले है या बाद में, प्लस के पहले। तो इतना रूप प्लस के पहले और उतना बाद में। ये आ बाद में क्यों गया, यहाँ देखो जो मैं बता रही थी, यू में स्वर था ऊ, ऊ कहाँ रहा, प्लस के बाद में, और यह रूप था ई का। वी में कौन सा स्वर है, ई, प्लस के कहाँ है, बाद में, और रे में कौन सा स्वर है, ए, प्लस के कहाँ है, बाद में। आप देखो यहाँ यू में ऊ है प्लस के बाद, वी में ई प्लस के बाद, रे में ए प्लस के बाद, यानी य, व और रे में
जो भी स्वर आएगा वो प्लस के कहाँ जाएगा, बाद में। जैसे वो प्लस के बाद में जाएगा, यह भी आधा, वह भी आधा, और रह भी क्या हो जाएगा, आधा। सब आधे हो जाएंगे। तो ज़रा यहाँ देखो, अगर हम बात करें संधि विच्छेद की, तो संधि विच्छेद कहाँ से करेंगे, यह से, क्योंकि बराबर के बाद जो वर्ण है वो प्लस के कहाँ है, रूप होगा संधि विच्छेद वाला। तो संधि विच्छेद यह से। अब यहाँ देखो, यह वाला जो रूप है किस में बदलेगा, ई में, आधा यह ई में, और उसमें जो स्वर है वो प्लस के बाद। तो मुझे ये बताओ, इस यह में कौन सा स्वर था, आ। तो ये आया आ। क्या बना है शब्द, आवश्यक। आप एक बार जरा ध्यान दें, आपने जो दीर्घ संधि के अनुसार मैंने किया था उसमें भी शब्द क्या ही बना हुआ है, पहला आवश्यक। तो हमारे बच्चे कई तो ये देखते हैं आवश्यक की तो आएगा। अगर एक शब्द में दो संधियों की पहचान है, प्लस के बाद का रूप लगभग दोनों में क्या रहेगा, समान। प्लस के बाद दोनों में क्या रहेगा, वो समान। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ भी आवश्यक, यहाँ भी। तो प्लस के बाद के रूप को देख के निर्धारित मत करना कि इसके अंदर ये संधि है। जो भी कमाल होगा वो प्लस के कहाँ होगा, पहले। तब तक वेट करना है आपको। तो ये तो आ गया। अब ये ई का रूप है जो प्लस के पहले, तो संधि विच्छेद करेंगे, ए का ए। जब भी आप य व र का संधि विच्छेद मतलब रूप कर रहे हो यण संधि का, तो य व र से तुरंत पहले जो आधा वर्ण है उसे पूरा लिख लेना। होता तो वो बाद में पूरा है, लेकिन आप तो पहले ही कैसा लिख लेना, पूरा। तो यह से पहले आधा वर्ण कौन सा है, जरा बताना, तय। तय को लिखो पूरा। अब जरा यहाँ देखो क्या रूप आया, यहाँ पर यह। नियम में यह किसका रूप है, ई का। अब आधे वर्ण के तुरंत बाद जो वर्ण होगा वो जिसका भी रूप होगा उसकी मात्रा लगेगी, जो भी यह वह से पहले आधा वर्ण है उसमें। तो तय में किसकी मात्रा लगेगी, ई की, क्योंकि यह रूप है ई की। तो तय में ई की मात्रा लगाओगे, शब्द क्या बनेगा, अति। और अति में ई की मात्रा कैसी होगी, छोटी। तो संधि विच्छेद क्या हुआ, अति धन आवश्यक। अब आप देखो अत्यावश्यक शब्द का मीनिंग क्या है, जो बहुत ही आवश्यक है। अब बहुत आवश्यक अर्थ अत्यधन आवश्यक से निकला या अतिधन आवश्यक से, अतिधन आवश्यक से। इसका मतलब अत्यावश्यक शब्द में कौन सी संधि नहीं होगी, दीर्घ। इसमें 100% कौन सी होगी, यानी वो जो आप स्वागत स्वाधीन में अटके रहते हो इसी वजह से अटकते हो कि आपको पहचान कितनों की नज़र आ रही है, दो की। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा एक कौन सी करें, अर्थ लेते नहीं हो, इसलिए जो आती है वही रट करके एक टिका देता है। कोई बच्चा सुधन आगत कर रहा है, कोई बच्चा स्वेधन आगत कर रहा है। अब देखो जरा आगे यहाँ पे बात, संधि युक्त। तय में कौन सा स्वर है, ई। इसके आगे क्या लिखा है, आ। नियम सीधा, ई के बाद क्या आ गया, आ। तो ई किस में बदल गया, यह में। वो भी कैसा होगा, आधा। लेकिन प्लस के बाद जो स्वर है वो यह में जुड़ेगा। यह में क्या जोड़ोगे, आ। जैसे ही आ जुड़ेगा वो हो जाएगा पूरा, और रूप क्या बन जाएगा, या। संधि युक्त करो, ए का ए। तय पर क्या होगी, हलंत। क्यों, ई यहाँ आया, ये आ यहाँ आया। इन दोनों का जो भी रूप है, मैंने कहा विसर्ग संधि तक जो भी प्लस के पहले वर्ण है उसमें लगाओगे, तो ये यहाँ पर जुड़ गया, या। अब बचा क्या आपके पास, वयस्क। अब आप यहाँ पर देखो तय आधा है, तो जब आप वैसे लिखेंगे तय को आधा करके, ये बन गया शब्द क्या, अत्यावश्यक। दूसरा उदाहरण देखो, ये देखिए शब्द है वधवा आगमन।
वही दो पहचान, एक आ, एक वैसे पहले आधा वर्ण। अगर हम लोग बात करें दीर्घ से करते तो आगमन बाद में जाता और वधाव पहले आता, और यण से करोगे तो संधि विच्छेद कहाँ से करेंगे, वैसे। और वह में जो स्वर आएगा वो प्लस के कहाँ जाएगा, बाद में। और आधा फिर जो वह है वो किसका रूप होगा, ऊ का, जो प्लस के कहाँ आएगा, पहले। तो इतना रूप पहले और इतना रूप बाद में। तो ये तो हो गया आगमन। और वह आधा वर्ण कैसा लिखना है, पूरा, ध पूरा। अब बचा वह, वो भी आधा। आधा वह किसका रूप है, ऊ का। अब ऊ की मात्रा उस आधे वर्ण में यानी ध में लगाओगे तब वो पूरा बन जाता है। तो ध में जैसे ही ऊ लगेगा शब्द क्या बनेगा, वधू। और वधू में ऊ की मात्रा छोटी या बड़ी, तो बड़ी स्त्रीलिंग शब्द लगभग बड़ी मात्राओं के होते हैं। तो वधू धन आगमन, वधू का आगमन। संधि युक्त देखो, ध में बताओ स्वर कौन सा, ऊ, आगे आ, ऊ के बाद ए समान स्वर। ऊ किस में बदला, व में। नियम सीधा हो गया है अब आपका। व पर हलन, व में क्या जोड़ोगे, आ, रूप क्या बन चुका है, वा। संधि युक्त, व का व, ध पर हलंत, क्योंकि ऊ यहाँ आया, आ यहाँ। मैंने कहा इन दोनों का जो रूप है विसर्ग संधि तक, प्लस के पहले, तो प्लस के पहले वा, बचा क्या, गमन। चूंकि टुकड़ा करोगे अब आप इसका, क्योंकि ध को आधा लिखना है, तो वो शब्द ऐसे आप लिख देंगे जैसे ऊपर वाला है। एक उदाहरण और आया हुआ है, त्रय वाला उदाहरण है। शब्द नजर आ चुका होगा आपको, मात्राज्ञा। स्टूडेंट को यण संधि की तो पहचान ही नहीं लगती, सीधा ही दीर्घ पर मात्र धन आज्ञा, मात्रा धन आज्ञा। तो ध्यान रखना जब भी त्रय के पास से टुकड़ा हो रहा हो, जैसे यहाँ से आ निकल रहा है, आ किससे निकल रहा है, त्रय से, तो आप उस संयुक्त रूप के टुकड़े करके लिखो, यानी इस त्रय के क्या करो, टुकड़े। तो यहाँ मैं जरा टुकड़ा करती हूँ, मा त रा, त्रय के टुकड़े हो गए। त्रा है तो रे में आ की मात्रा, और ये क्या हुआ, ज्ञा। अब देखो बिल्कुल सरल हो गया है शब्द आपका। अब यहाँ पहचान नजर आएगी, ये देखो शब्द में रे, रे से तुरंत पहले कैसा वर्ण आ चुका है, आधा। संधि विच्छेद कहाँ से करेंगे आप, रे से। रे में जो स्वर होगा वो प्लस के कहाँ जाएगा, बाद में। और रे किसका रूप होगा, रे रूप होगा री का, जो प्लस के कहाँ आएगा, पहले। तो इतना रूप तो आया पहले और इतना रूप आया बाद में। तो रे में स्वर आया आ, तो ये तो बन गया आज्ञा। इधर माँ और इधर तय, तय आधा। तय के बाद मतलब पूरा लिख लिया मैंने उसे आधे की बजाय। आगे आया रे, रे किस में बदलेगा, री में। अब री की मात्रा आधे वर्ण में यानी तय में, तय में जैसे ही री लगाओगे क्या बन जाएगा शब्द, मातृधन आज्ञा, माता की आज्ञा। अब यहाँ संधि युक्त देखो, आप लिखते भी हैं मातृभूमि, वो अलग है, आप बोलते हैं मातृभूमि, फिर वो कई त्रय सोच लेते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। अब तय में कौन सा स्वर आया देखो, री, री के बाद क्या आया, आ, नियम सीधा। री के बाद क्या आ गया है, आ, तो री किस में बदलेगा, रे में, रे आधा, रे में क्या लगाओगे, आ। संधि युक्त में थोड़ा यहाँ बता देती हूँ आपको, ये देखो माँ, माँ के बाद तय पर होगी हलंत, क्योंकि री यहाँ आ चुका है। अब आगे आया आ, और दोनों का रूप क्या आया, रा, रा किस में जोड़ोगे, तय में, तय के आगे रा।
अब बचा क्या यहाँ पे, ये आ तो यहाँ गया था, बचा गया। और शब्द क्या बनेगा, मात्रा गया। क्यों? क्योंकि हमारे विद्वानों ने तय और रे को लेकर के संयुक्त व्यंजन बनाया है। और संयुक्त व्यंजन किस रूप में ही शुद्ध माना जाएगा, संयुक्त रूप में। तो तय और रे को कर दोगे त्रय में, तो तय और रे बदला त्रय, ये रा है तो आ की मात्रा, और ये शब्द क्या बना, मात्रा गया। अब मैं आपके लिए एक शब्द और लिखती हूँ जो जूनियर अकाउंटेंट में आया, जरा पता चले आपको कि आपको कितना आया और कितना नहीं आया। वो संधि युक्त के लिए था। उस शब्द था ये, पितृधन अनुमति, ये शब्द था वो। और हमारे विद्यार्थियों का आंसर पित्रानुमति निकला, खूब ने निकाला। इवन मैंने जब कहा ये आपने क्या किया, आपको सीधा नज़र आना चाहिए, तो कई कह रहे मैडम आपने भी तो त्रा किया था। अरे मैंने त्रा कहाँ से किया, मैंने तो जो चीज़ें हैं वो वैसे ही लिखी। तो अगर किसी को नहीं भी आए संधि युक्त, तो मैं एक बार फिर समझा रही हूँ ये स्पेल आपको। देखो तय में स्वर कौन सा आया, री, आगे क्या आया, ए। अब देखो री के बाद ए समान स्वर, री किस में बदलेगा, रे में, रे आधा, रे में क्या लगाओगे, ए, रे हो चुका है पूरा। याद होगा मैंने यहाँ पे कहा था कि ये वाला रूप आया था, पर स्टूडेंट ने ध्यान ही नहीं दिया। अब संधि युक्त देखो, पी का पी, तय पर हलंत, री आया, ए यहाँ आया, इन दोनों का रूप री और ए का यहाँ जोड़ोगे तो रूप आ गया रे। अब बचा क्या यहाँ पर, नुमति। क्या बना है शब्द, पितृनुमति। अब देखो इस तय और रे को किस में बदलोगे, संयुक्त व्यंजन में। तो पी का पी, तय और रे मिलकर क्या हुआ, त्रय। यहाँ देखो यहाँ रा था, यहाँ निकल रहा था आ यानी रा, जबकि यहाँ ए है, यानी क्या निकल रहा है, रे। सीधा रे जुड़ा तो पित्रा नहीं होगा, पित्र। और आगे क्या बन गया, नुमति। समझ में आई बात? तो आप अगर टुकड़े से ढंग से समझ के करोगे तो कहीं पर भी समस्या होगी नहीं, और रटोगे तो कोई भी चीज़ आ जाए कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, गड़बड़। अगली पांचवी हमारी संधि, उसके बाद मैं इन पांचों के आपके लिए कुछ शब्द लिखूंगी और फिर हम उस पर आगे की ओर बात करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। अब हमारी संधि आई है पांचवी, कौन सी संधि, अयाधि। वैसे तो नाम ही है अय है जिसके आदि में, यानी अय आय औ आव आप कह देते हैं। कहें तो कौन सी संधि का विपरीत भाग होता है, वृद्धि का। वृद्धि का नियम था ए आ के बाद ए आई ओ औ, वहाँ जो स्वर प्लस के बाद है वो यहाँ कहाँ आएंगे, पहले। यानी अगर बात करें ए आई ओ औ प्लस में कोई भी स्वर। अच्छा यहाँ वैसे जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो मैं बोलती हूँ असमान, पर यहाँ बहुत लोग देखने वाले हैं, कोई बाद में देखने वाला है। जैसे संस्कृत में एक आध उदाहरण है समान के भी, तो कहते हैं देखो ये है ना 99% तो असमान ही मिलेगा। और असमान लिखते भी इसलिए कि यण और अयादि दोनों में फिर क्या हो जाती है, सिमिलरिटी, कि उसमें भी क्या हो जाता है असमान और इसमें भी क्या हो जाता है असमान। हालांकि मैं आपको बोल रही हूँ कि एक दो उदाहरणों में आपको कौन से स्वर मिल सकते हैं समान, वो भी किसके, संस्कृत के, क्योंकि इतने बच्चे पढ़ते हैं तो कोई ना कोई उदाहरण निकाल ही लाते हैं, तो उस दौरान हमें बताना पड़ता है। तो मैंने ये आप लोगों को बोल दिया है कि लगभग 99% तो कैसे ही मिलेंगे असमान, पर हाँ
एक दो उदाहरण में आपको क्या मिल सकता है? समान। पर असमान इसलिए लिख रहे हैं कि यण और अयादि को समझने में, याद रखने में आपको क्या हो जाए? आसानी, क्योंकि वहाँ भी असमान स्वर है और इसमें भी कैसे ही स्वर है? असमान। कोई भी असमान स्वर तो ये बदलेंगे किस में, वो मैं यहाँ लिखूंगी। तो ए बदल जाएगा आई में, आई बदल जाएगा आई में, ओ बदल जाएगा औ में, औ बदल जाएगा आओ में। मैं जब इसकी पहचान की बात करती हूँ तो कई स्टूडेंट कहते हैं मैडम जब बोलेंगे ना तो आय आय औ औ की क्या आएगी? ध्वनि। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो शब्द आपको आते हैं जैसे नयन, तो आप तुरंत देख लेते हैं हाँ आ गया ना अय। लेकिन जैसे ही कोई नया शब्द आएगा तो आपको ये पता ही नहीं चलता कहाँ अय आय औ औ निकल गया, क्योंकि इतना ध्यान से तो हम बोलते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं। कई बार तो जब मैं वो गुण संधि वाला बता रही होती हूँ उसमें ही कहते हैं हमारी तो निकलती नहीं, पता ही नहीं चलता हम कैसे आ रहा है उ की ध्वनि। अच्छा, टुकड़ा करेगा तो आएगा, टुकड़ा ही नहीं कर रहा, अब उच्चारण आपके जैसे हैं वो अलग है, तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो यहाँ सिंपल बात बताती हूँ, पहचान क्या है। शब्द में य और वह मिलेंगे कैसे? पूरे। तो यण में भी तो यह और वह क्या थे? पूरे। पर यण में यह वैसे तुरंत पहले आधा वर्ण था, इसमें आधा वर्ण नहीं आएगा बल्कि कैसा वर्ण आएगा? पूरा। उस पूरे वर्ण में भी दो ही स्वर मिलेंगे, दो के अलावा कोई तीसरा स्वर नहीं मिलेगा। अगर कोई तीसरा स्वर मिल गया यह वैसे तुरंत पहले वाले वर्ण में, तो भी समझ लेना कभी अयादि नहीं। वो दो स्वर कौन से? या तो मिलेगा ए स्वर या मिलेगा आ, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। वो तो आपको पहचान में नजर आ रहा है। ये देखो, ये से पहले क्या आ रहा है? ए। ये से पहले क्या आ रहा है? आ। वैसे पहले ए और वैसे पहले आ। तो शब्द में यह वह पूरा, उससे तुरंत पहले वाले जो वर्ण होगा उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्वर, या तो ए या आ। इसके अलावा तीसरा क्या नहीं होना चाहिए? स्वर। तो भी कौन सी संधि नहीं होगी? अयादि। तीसरी बात, अयादि संधि सबसे लंबी संधि है, सबसे टिपिकल सी पड़ती है आपके लिए स्वर संधि के अंतर्गत। ये इसमें संस्कृत की धातुएं निकलती हैं और उनमें क्या लगा होता है? प्रत्यय। धातुओं के अंदर क्या लगा होगा? प्रत्यय। जरा हम पहले तो बात करें ये क्या है उस पर। मैंने आपसे कहा यदि एक के बाद कोई असमान स्वर आया, मान लो ई आया, ये रूप हुआ, तो एक के बाद असमान, तो एक किस में बदलेगा भाई? आय में। आय में बदलेगा, तो यहाँ तो हो गया आय, यह क्या होगा? आधा। वो ही यण वाली बात है। यह वह र में, जैसे यण में बाद वाला स्वर जो का त्यों जुड़ गया था हलंत हटाकर, वैसे ही यहाँ पर भी यह में जो हलंत है वो हलंत हट जाएगा और प्लस के बाद जो स्वर है वो जुड़ जाएगा। यानी यह में कौन सा स्वर जुड़ेगा? ई, और रूप क्या बन जाएगा? आई। अगर यहाँ ए होता तो रूप बनता अय, यह में ए। यहाँ आ होता तो रूप बनता अया, यह में क्या जुड़ता? आ। उ होता तो क्या बनता? अयु, यह में क्या जुड़ जाता? उ। समझ में आ गई बात? आगे सुनो। आई के बाद उस असमान स्वर मान लो क्या आ गया? उ। तो आई के बाद असमान है, आई किस में बदलेगा? आई में। यह पर क्या होगा? हलन। यह में क्या जोड़ोगे? उ। रूप क्या बन जाएगा? आयु। समझ में आई बात? कई बार बड़े कह देते हैं स्टूडेंट मुझसे, मैडम आयु का संधि विच्छेद क्या होगा? ये कहाँ से? आई धन उ हो गया ना। अरे ये आयु मूल शब्द नहीं है उम्र वाला,
कहाँ ध्यान जा रहा है आप लोगों का? ये तो वर्णों का परिवर्तन है। समझ ही नहीं रहे हैं आप, उन चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे तो गड़बड़। तो ये आयु उम्र नहीं है। जैसे ऊपर आई, दो वर्णों से नया रूप बन रहा है वर्ण का, वही वर्ण बना हुआ है। आयु जो है वो तो मूल शब्द है, उसका टुकड़ा नहीं है, यानी संधि रूप नहीं है वो। जैसे यहाँ उ की बजाय होता ए तो रूप बनता आय, वो आय आमदनी वाला नहीं है। अगर यहाँ होता आ, आया, वो क्रिया वाला आया नहीं है। ये होता तो आई, वो भी क्रिया वाला नहीं है। तो इसमें आपके ऐसे बैठते हैं कि आपको लगता है दैनिक जीवन का कोई क्या बन रहा है शब्द, और वहीं आप फिर क्या खा जाएंगे, मान। समझ में आई बात आप लोगों को? तो ये मैंने बताया है, अगर मैं नहीं बोलती तो हो सकता है आपको लगता है आयु का देख संधि विच्छेद कर रखा है, अर्थ ही नहीं है। ये तो दोनों वर्णों से एक नया विकार उत्पन्न हो रहा है। आगे देखो इसमें, ओ के बाद असमान स्वर। मान लीजिए आ गया, तो ओ के बाद जब असमान आया तो ओ किसके अंदर बदला, आओ में। वे पर क्या होगी, हलंत। वे में क्या जोड़ोगे, आ। रूप क्या बन चुका है, अवा। अगर यहाँ ई होता तो क्या बनता, अवी। ए होता तो औ, उ होता तो औ। मैं आपको सारे रूप बता रही हूँ कि आपको वो चीज क्या रहे, क्लियर। औ के बाद असमान स्वर। ये देखो ए आ गया, मैंने सारे रूप ले लिए हैं आपके लिए यहाँ पर। अब औ किस में बदलेगा, आओ में। वे पर होगा हलंत। अब वे में जुड़ेगा ए, रूप क्या बन गया, आओ। अगर यहाँ आ होता तो रूप होता आवा, ई होता तो रूप होता आवी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऊ होता तो आओ। ठीक है, अगली बात सुनो। एक मात्रा इधर से उधर हुई कि पूरा अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ। यानी आप यहाँ देखिए, ए जो है वो किसका रूप बताया मैंने, आय का। मैं छोटा सा यहाँ लिख देती हूँ। आई जो है वो किसका रूप बताया है, आय का। ओ है वो किसका रूप है, औ का। और औ किसका रूप है, आओ का। ये मैंने एक बार इसलिए लिख दिया कि आपको फिर से नजर आ जाए, क्योंकि पवन कब पावन बन जाता है पता ही नहीं चल पाता। हर कोई गंगा में ही ना जाता है फिर हमारी में। तो चलिए हम यहाँ जरा बात कर लेते हैं। ये देखिए बहुत सिंपल बात है, तो यह और वही, बाद में तो गड़बड़ होगी एक मात्रा में, पहले और बाद के। तो यहाँ देखो एक की कितनी मात्रा होती है, एक। तो एक मात्रा है तो आगे क्या है, ए। आई की कितनी मात्राएं होती हैं, दो। इसमें पहले क्या आया, आ। ओ की कितनी मात्रा, एक। पहले क्या आ रहा है, ए। और औ की कितनी मात्राएं, दो। पहले क्या आ रहा है, आ। मात्रा छोटी है, ए है, एक मात्रा। जैसे मात्रा डबल हुई, ए की बजाय क्या हो गया, आ। तो आप संधि रूप देख लेना। दो मात्राएं लगा रहे हैं इसका मतलब आ वाला रूप है, एक मात्रा लगा रहे हो इसका मतलब ए वाला रूप है। तो कहीं आपको रटने की क्या ही नहीं पड़ेगी जरूरत। अब मैं आपको बताती हूँ संधि विच्छेद कैसे होगा, कैसे धातु निकलेगी, उस चीज पर हम बात करते हैं। फॉर एवर ग्रीन शब्द खूब आ चुका, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से रट कर रखा हुआ है। पूछ लेती हूँ मैं विद्यार्थियों से, बताओ नैन का संधि विच्छेद क्या होगा। बच्चे तुरंत कह देते हैं ने धन अन। तो ठीक है, अब उसको तो जाओ भूल, और अब देखो आएगा कैसे संधि विच्छेद, कहाँ से करोगे। तो कहाँ से होगा संधि विच्छेद, क्या है बराबर के बाद, आए आए आओ आओ। तो यह बच्चा या वह लास्ट में, तो संधि विच्छेद यह से होगा, यहाँ यह से।
क्या होगा? संधि विच्छेद। अब यहाँ देखो आप, इधर यहाँ था आई, यह में कौन सा स्वर था? ई था ना, दिखा होगा आपको। ई प्लस के कहाँ है? बाद में। आयु, यह में क्या था? ऊ प्लस के क्या है? बाद में। अवा, वह में क्या है? आ प्लस के का है? बाद में। आव, वह में कौन सा है? ए प्लस के कहाँ है? बाद में। यानी जैसे ही अनुसंधि में किया था कि या व रह में जो स्वर था वो प्लस के कहाँ जा रहा था? बाद में। वैसे ही यहाँ पर भी यह और वह में जो स्वर होगा वो प्लस के कहाँ जाएगा? बाद में। जरा देखिए, यह में कौन सा स्वर है? ए है लगा हुआ यहाँ, तो ये ए गया प्लस के बाद और ये आया न, और ये रूप बना अन। प्लस के बाद का रूप गलत नहीं होगा, गड़बड़ तो प्लस के पहले ही होनी है इसमें। अब जब भी आप अयादी संधि करें, यह वैसे तुरंत पहले जो भी वर्ण आए आप सिर्फ उन्हें लिखें। तो यहाँ देखो, यह से तुरंत पहले कौन सा वर्ण है? न, तब सिर्फ न लिखो। अब देखो, मुझे बताओ इस न में कौन सा स्वर है? तो इस न में स्वर है ए है, और ए के बाद कौन सा वर्ण है? यह, वो भी कैसा? आधा, क्योंकि उसका जो स्वर था वो प्लस के बाद जा चुका है। अब नियम देखो, नियम में आपको क्या नजर आएगा? आए। अब देखो आए किसका रूप है? तो आपको नजर आएगा आए किसका रूप है? एक का। वो जिसका भी रूप होगा प्लस से तुरंत पहले वर्ण में उसके लग जाएगी मात्रा, यण संधि के जैसे। तो इस न में किसकी मात्रा लगाओगे? एक की, तब संधि विच्छेद होगा। ने धान अन। समझ में आई बात? संधि युक्ति की बात करती हूँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ, न में कौन सा स्वर आया? ए, आगे क्या आया? ए। अब यहाँ देखो आप, ए के बाद ए समान स्वर, नियम सीधा होगा, ए के बाद स्वर आया है तो ए किस में बदलेगा? आए में। तो ए तो बदला आए में। यह कैसा होगा? आधा। यह में कौन सा स्वर लगाओगे? ए, और रूप क्या बन जाएगा? आए, संधि युक्त। अब देखो, न का न पर होगी हलंत। ए यहाँ आया, ए यहाँ आया। मैंने कहा विसर्ग संधि तक ध्यान रखना है। इन दोनों का जो भी रूप आएगा प्लस के पहले वर्ण में, यानी न में आपको जोड़ना है आए। मैंने यूँ का यूँ लिख दिया। अब देखो इसके अंदर ए यहाँ आया था, बचा क्या? न। अब चूंकि न में जैसे ही ए जुड़ेगा, न आधा है वो क्या हो जाएगा? पूरा। तो न में ए जुड़ा, ये आगे आया ये, और ये हो गया न, और शब्द क्या बन चुका है? नयन। आगे उदाहरण देखो अब आप, क्या शब्द आया? नाविक। संधि विच्छेद कहाँ से करोगे? वैसे। संधि विच्छेद यहीं से ही, यह और वह को देखो। अब देखो, वह में जो स्वर है वो प्लस के कहाँ जाएगा? बाद में। तो वह में कौन सा स्वर है? ई छोटा है तो छोटा। ये तो हो गया इक। पहले सिर्फ क्या लिखना है? न। अब देखो न में कौन सा स्वर आया? आ के बाद क्या आया? वह। रूप क्या बना? आओ। नियम में देखो, आओ किसका रूप होता है? औ का। अब औ की मात्रा किस में लगेगी? न में। तो न में किसकी मात्रा? औ की। तो जाके संधि विच्छेद हुआ। नव धन इक। अब संधि युक्त देखो, न में स्वर आया औ, आगे आया ई, औ के बाद है समान स्वर, औ किस में बदलेगा? आओ में। औ हुआ। वह आधा, वह में क्या जोड़ोगे? ई। जैसे ही ई जुड़ेगा रूप क्या बनेगा? आवी। अब करो संधि युक्त। न
न पर होगा हलंत, औ यहाँ आया, ई यहाँ आया, इन दोनों का रूप इसमें जोड़ो तो आ और वी जोड़ा, ये ई यहाँ आया, बचा क्या कै। अब देखो वैसे लिखोगे तो न में कौन सा स्वर है, आ, तो न में आ जुड़ते हो जाएगा ना वी कै, क्या बन चुका है, नाविक। आगे देखो एक और, तीन तीन के तो खूब करते हो। अब देखो चार रूप का पहचान, ये से पहले ध में आ है ही, संधि विच्छेद कहाँ से करोगे, ये से। यह में जो स्वर आएगा प्लस के कहाँ जाएगा, बाद में। कौन सा स्वर है यह में, ए, ये हो गया अक। अब इतना रूप आएगा पहले तो वी, और सिर्फ लिखना है ध। मैंने कहा ये से पहले जो वर्ण होगा उसमें कोई स्वर नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे तो आपको ये देखो ना था, मैंने सिर्फ न लिखा था, ना नहीं लिखा था, तो यहाँ वी के बाद ये से पहले ध, खाली ध, धा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि इस ध में जो स्वर है उसका रूप तो हम यहाँ लगाएंगे। तो ध में कौन सा स्वर है, आ है, तो यहाँ लिखो आ। आगे क्या आया, य, क्या रूप बना, आय। अब नियम में देखो आय किसका रूप होता है, किसका है, ऐ का। तो ऐ की मात्रा अब किस में लगाओगे, ध में। तो अब बना संधि विच्छेद, विधेय धान अक। विधेय वैसे नियम के लिए यूज होता है। अब देखो संधि युक्त, ध में स्वर ऐ, इसके बाद आया ए, ऐ के बाद ए, ऐ बदला है आ, ये में आय, यह आधा, यह में क्या जोड़ोगे ए, तो यह क्या हो जाएगा पूरा। संधि युक्त देखो वी के बाद है ध, वो भी कैसा है, आधा, क्योंकि ऐ यहाँ आया, ए यहाँ आया, इन दोनों का रूप इसमें जोड़ो तो इसमें जोड़ो आय, ये ए यहाँ गया, बचा कै। अब देखो ध में क्या जुड़ जाएगा, आ, तो शब्द क्या बन जाएगा, विधा ये कै, विधायक। आगे एक और समझ लो चार का, मैंने बहुत आराम से आपको ये समझाई है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, फिर जितनी प्रैक्टिस होगी वो आपको आएगा। विनायक, संधि विच्छेद कहाँ से, यह से। यह में जो स्वर है प्लस के बाद, यह में स्वर आया ए, ये हो गया अक। प्लस के पहले क्या लिखना है, वी, और सिर्फ न लिखोगे। अब देखो इस न में कौन सा स्वर आया, आ, बाद में यह आई आया। अगर हम बात करें आय किसका रूप है, ऐ का। ऐ के अंतर्गत यानी न में ऐ के मात्रा, संधि विच्छेद, विनयी धन अक, संधि युक्त। न में स्वर आया ऐ, आगे आया ए, ऐ के बाद ए, ऐ किस में बदला, आय में। यह पर हलंत, यह में ए जुड़ा, पूरा यह संधि युक्त वी न पर आएगा हलंत, क्यों, ऐ यहाँ आया, ए यहाँ, इन दोनों का रूप इसमें लगाओ तो आ और ये लगेगा, ये ए यहाँ गया, बचा क्या कै। अब आप जब वैसे लिखोगे तो न पूरा हो जाएगा और न में आ की मात्रा लग जाएगी और रूप बन जाएगा क्या, विनायक। समझ में आई बात। तो एक एक करके मैंने स्टेप आपको समझाया, दिखने में आपको बड़ी सरल सी ये लग जाती हैं, वो बाकी अब देखने से पता चल चुका होगा, इतना रूप तो नहीं है, थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, नामुमकिन नहीं है, आ ही जाएगा। तो मैंने आपको स्वर संधि के पांचों रूप क्या कर दिए हैं, समझा दिए।
अब हम यहाँ पे कुछ शब्दों की क्या करेंगे बात। इन पांचों के कुछ उदाहरण मैं आप लोगों से क्या करूँगी कंफर्म। उनमें बहुत से शब्द शुद्धि में भी यूज हो जाते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपका, और संधि रूप भी क्या हो जाएगा क्लियर। चलिए तो बात करते हैं हम यहाँ पे। मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ पांचों संधियों के अंतर्गत। आपको मैं यहाँ उनका संधि विच्छेद भी बोलूँगी। वैसे तो मैं ये जब वैसे क्लासेस में होती हूँ तो मैं देती हूँ उन्हें करने के लिए रीज़न, क्योंकि साथ के साथ तो बहुत आसानी से कर लेते हो, जब अलग आते हैं तब पता चलता है कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो हम ज़रा यहाँ बात करते हुए चलेंगे क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे है। तो जैसे देखिए एक शब्द आता है जनार्दन। अगर हम बात करें विष्णु का, ये क्या है पर्यायवाची। संधि विच्छेद होता है जन धन अर्दन। अर्दन का अर्थ होता है पीड़ा, लोगों की पीड़ा को हरने वाला क्या कहलाया जनार्दन। और संधि कौन सी हो जानी है आपकी दीर्घ संधि। आगे देखो आप इसमें मध्यवरी। अगर हम लोग बात करें मधु का जो अरि है, अरि यानी शत्रु, दिखने पर दिख चुकी होगी, कौन सी संधि है यण संधि। संधि विच्छेद मधु धन अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु, संधि हो गई यण। आगे देखिए अभ्युदय। अभिधन उदय, अभी उपसर्ग है, यहाँ से उपसर्ग भी बहुत आएंगे अब वापस से। और अगर हम लोग बात करें संधि कौन सी हो जाएगी यण। आगे देखो शब्द लिखती जाती हूँ। कुशासन। अगर हम लोग बात करें, कई कर देते कुद अनुशासन, अरे वो तो कु उपसर्ग हो गया, बुरा शासन, ये कुशासन है। कुश धन आसन, कुश एक प्रकार की घास, उसका आसन, संधि कौन सी होगी दीर्घ संधि। आगे देखो स्वस्ति यण संधि सुधन अस्ति। सु यानी अच्छा, अस्ति यानी है। तो ऐसे एक शब्द होता है स्वस्त्यन। अगर हम बात करें स्वस्ति धन अयन। स्वस्ति का मीनिंग होता है कल्याण, अयन का अर्थ है मार्ग, कल्याण का मार्ग, यण संधि। अच्छा आप इसकी ये भी कर सकते हो, क्योंकि स्वस्ति का मैंने ऊपर अभी बताया ही आपको, सु धन अस्ति धन अयन, जो अच्छा मार्ग है वो, दोनों से ही संधि किससे होगी यण संधि से। समझ में आई बात। आगे देखो पर्यंत। परिधन अंत, रे पूरा हो जाएगा, यह की के अंदर मात्रा, परिधन अंत, परि उपसर्ग है, यण क्या आ जाएगी संधि। ऐसे शब्द होता है पर्यटन। तो परिधन अटन, अटन का अर्थ होता है भ्रमण, परि उपसर्ग चारों ओर घूमना। तो परि उपसर्ग के उदाहरण आपके पास यहाँ पे आ गए, अभी के आ गए, सु के भी और आ रहे हैं। आगे देखो स्वच्छ, सुधन अच्छ, सु यानी अच्छा, जो बहुत अच्छा है, विशेष रूप से अच्छा, वो क्या कहलाएगा स्वच्छ। ऐसे ही शब्द आ गया स्वेच्छा। स्वधन इच्छा, स्वयं की इच्छा, क्या कहलाया स्वेच्छा। आगे की बात कर लेते हैं हम इसके अंदर।
जैसे और उदाहरण की मैं बात करूं, बहुत बार आता है शब्द शुद्धि में भी। अभ्यर्थी, तो अभिधन अर्थी। अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी उपसर्ग है, अर्थी मूल रूप है। आप में से कई बोलते हैं अभ्यर्थी, अभ्यर्थी नहीं होता है। शब्द क्या होता है? अभ्यर्थी। अर्थी का अर्थ इच्छा, चाहना। क्या पढ़ा है या नहीं? नहीं पढ़ा? खूब पढ़ा है। आप खुद ही विद्यार्थी हो, संधि विच्छेद करते हो, विद्या धन अर्थी। और जब मैं पूछती हूँ ना अर्थी का अर्थ, तो समझ से बाहर होता है जी। कई कहते हैं याचना करने वाला, कई चाहने वाला, कई इच्छा करने वाला, वो होता है अभ्यर्थी। अर्थी के ये सारे मीनिंग होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, लगभग बच्चे बहुत हैं जो भय अदा करते हैं। कैसा होता है भय? पूरा। अभयारण्य में भय पूरा। अभय धन अरण्य, ऐसा वन जहाँ डर नहीं हो। भय में अ उपसर्ग, भय से रहित अभय के अंतर्गत आ गया है। और अरण्य यानी वन, भय से रहित वन क्या कहलाया? अभयारण्य। तो अभयारण्य में तो घूमने जाते हो, तो भय आधा नहीं होगा। कैसा होता है? पूरा। आगे की बात करते हैं। जैसे अभी आपकी शब्द शुद्धि में भी क्लियर हो जाएंगे। ये शब्द देखो, स्वैच्छिक। अगर मैं बात करूं, स्वधन इच्छिक, सु नहीं आएगा। और इच्छिक में इच्छा मूल शब्द है, और इक क्या है? प्रत्यय। पर वो संधि नहीं है। कई बार मुझसे पूछते मैडम गौरव का संधि विच्छेद बताना, मैं कहती हूँ नहीं आता। मैडम पढ़ा है। फिर मैं कहती हूँ क्या पढ़ा है? गुरुधन है। मैडम आता तो है। अरे कैसे आता है? संधि है ही नहीं है। आप मुझसे संधि पूछ रहे हैं, संधि नहीं है। संधि तो विकार उत्पन्न करती है। गुरुधन है, कहाँ विकार उत्पन्न कर रहा है जरा बताना? वो तो जुड़ रहा है उपसर्ग, और उपसर्ग जुड़ रहा है तो वो परिवर्तन कर रहा है। संधि कहाँ से कर दिया आप लोगों ने? कई कहते हैं मैडम गुरु में उ आ गया ना, उ के आगे वह भी तो मतलब ए है ना। तो फिर मैं पूछ लेती हूँ अच्छा तो आपने वह बना दिया, फिर गऊ कहाँ से आ गया? गुरु में तो गु ही है, लास्ट में तो परिवर्तन कर दिया। पहले भी कहाँ से आ गया परिवर्तन? संधि में। आपको तो प्लस का निशान दिखना चाहिए। जैसे आप लोगों की मुझे बात तो करनी ही है। जैसे पूछते हैं मुझसे संधि पढ़ाने के बाद, मैडम नकटा का क्या होगा? भाई हिंदी में तो होगा नहीं, हिंदी में तो संयोग है। हाँ तो ये पूछे टुकड़ा किसका है, तो मैं बता सकती हूँ ना के धन कटा। अच्छा किताबों में भी सही लिखा है, किताबों में वहाँ लिखा है पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि। अच्छा ये संधि तो होती है, पर हिंदी में ऐसी कोई संधि नहीं होती। कहाँ होती है ये संधि? संस्कृत में। तो आप कई तो संस्कृत वाला ही रूप लेकर के चल देते हैं। बस आपको तो प्लस का निशान दिखा नहीं, वहाँ आया नहीं और हो गया। तो आप ये विशेष तौर से ध्यान रखना, ये संधि तो हैं पर ये संस्कृत में है संधि, तो हिंदी में तो सिर्फ संयोग है। तो क्या आएगा उसके अंदर? जैसे मूसलाधार, तो मूसलधन धार संयोग है। मूसल का अर्थ होता है तेज, धार यानी धारा, तेज धारा। प्रतिघात, प्रतिधन घात, उसमें भी अगर आपसे लिखवा लूँ प्रतिघात, तो मैं जरा यहाँ लिख देती हूँ इस कोने में, और मैं आपसे पूछ लूँ ये सही है क्या, तो देखते ही कहेंगे नहीं ये तो नहीं है, ई की मात्रा छोटी लगाओ, ये शुद्ध है। टुकड़ा करोगे तब तय में ई की मात्रा छोटी बड़ी दोनों रूपों की आ सकती है। प्रतिधन घात संयोग है। प्रेमावती, प्रेम धनवती, कमलावती, कमल धनवती, ये सब हिंदी में क्या है? संयोग। इनमें क्या नहीं है? संधि नहीं है। तो जहाँ दो शब्द आपस में
मिल रहे हैं, वो क्या कहलाता है? संयोग। क्या नहीं कहलाती है? संधि। समझ में आई बात आपको? तो ये कई जने पूछते हैं मूसलाधार वगैरह, तो मैंने आप लोगों के दिमाग में अगर कहीं पर भी थोड़ा भी हो तो अभी से ही बता दिया है कि ये संधि नहीं है। क्या कहलाते हैं ये चीज़ें? संयोग कहलाते हैं। एक ऐसे इसमें और एक शब्द इम्पोर्टेंट आरएस वगैरह में भी आ चुका, विश्वामित्र, विश्वधन, मित्र, सिर्फ क्या है? संयोग। संधि है पर हिंदी में नहीं है। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। हिंदी में क्या है? संयोग है। समझ में आई बात? अगले उदाहरण पर बात करते हैं हम। तो ये प्रतिघात तो संयोग वाले का उदाहरण है, कभी आप यहाँ से सोचो। आगे की बात करते हैं हम यहाँ से। देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर लाइन खींच देती हूँ, नहीं आप कहेंगे हमारा सारा मिक्स हो गया। स्वागत, तो सुधन आगत, इसका आगमन अच्छा हो उसके लिए आप क्या करेंगे? स्वागत। अगर आप स्वधन आगत करेंगे तो स्व का अर्थ हो गया स्वयं, स्वयं में आया हुआ, जो उसका अर्थ ही नहीं होता। अर्थ नहीं होता इसका मतलब वो चीज़ क्या हो गई? गलत। जैसे और कहूँ स्वाधीन, अब यहाँ सुधन अधीन कर दिया तो पहली बात तो अधीन नहीं, अब क्या निकालेंगे वहाँ से? आधीन। और शब्द शुद्धि में खूब आ चुका है, पिछले भी टाइम आ रहे इसमें आया है, आधीन कोई शब्द नहीं होता, शब्द शुद्ध क्या होता है? अधीन। तो अगर यहाँ यण संधि कर रहे हो, सु कर रहे हो, तो सु का स्वर तो जो कहते हो निकलेगा, अधीन की बजाय आधीन निकालोगे आप, तो ये हो ही नहीं सकती वो तो इसमें स्वधन क्या होगा? अधीन। जो स्वयं के अधीन है वो क्या हो गया? स्वाधीन। स्व अव्यय रूप आया है यहाँ पे। ऐसे ही देखो, स्वल, सुधन अल, विशेष रूप से जो कम है वो क्या कहलाया? स्वल। आगे देखिए, धावक, धाउ धन अक, यण संधि है, द में आया, आगे व, आउ बनकर क्या बन गया? औ। शब्द क्या बन गया? धावक। संधि क्या बन गई? अयादि। आगे देखो, श्रवण, श्रोधन अन प्रत्यय, अन प्रत्यय का उदाहरण है। यानी यहाँ जरा एक बार बात सुन लेना, हमारे स्टूडेंट सोचते हैं अन सिर्फ उपसर्गी है, और पूछ लो कि अन प्रत्यय होता है क्या? कई कह देते हैं नहीं प्रत्यय है, वो सॉरी उपसर्गी है, प्रत्यय तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनजान, अनपढ़ जैसे उदाहरण है। तो अभी आपने एक शब्द बोला था नयन, अच्छा वहाँ पता है अन प्रत्यय है, तो अन दोनों रूपों में होता है, अन प्रत्यय भी है और अन क्या भी होता है? उपसर्ग। कहीं एक जगह रट लो, मैं देखती रहती हूँ तो कहते हैं ये तो सिर्फ उपसर्ग है, तो यहाँ भी आ गया है श्रोधन अन, अन क्या है? प्रत्यय। नयन में आया था ने धन अन, अन क्या भी है? प्रत्यय। आगे देखो, शब्द शुद्धि में भी आ जाता है, ये है में री लगाया है मैंने। शब्द है ऋषिकेश, विष्णु का पर्यायवाची है, संधि विच्छेद होता है इसका, ऋषिक धन ईश, ऋषिक इंद्रियों का, ईश यानी स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। गुढ़ाकेश, गुढ़ा का धन ईश, गुढ़ा का यानी आलस्य का, ईश यानी स्वामी। तो पहले तो शब्द शुद्धि में देख लेना और वैसे भी देख लेना। अध्ययन, अधिधन अयन, अधि उपसर्ग है, अयन यानी मार्ग, ऊपर की ओर ले जाने वाला मार्ग, क्या कहलाया? अध्ययन। आगे बात करें हम, प्रत्यर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रत्येक को अर्पण, देव्य अर्पण, तो देवी धन क्या हो जाएगा? अर्पण। शब्द वैसे के वैसे ही बनते हुए चले जाएंगे इसमें। ऐसे ही और उदाहरण की बात करें हम,
ओ ये तो बहुत ही आया है, 3 बार आ चुका पटवार में, फर्स्ट ग्रेड में। लघुत्तर कभी नहीं लिखते ये, सीधा ऊ की मात्रा चलने दो छोटी, या लघुत्तम। चलो मैं तम वाला, ये भी सही है जो लिखा है, तर भी कल आएगा ये आपके प्रत्यय में, ये प्रत्यय है। अभी कुछ बचे हुए हैं जो आगे आते जाएंगे। लघुत्तम शब्द लघुत्तम आया इसलिए मैंने रह के बजाय मैं कर दिया, दोनों ही लिखे ऐसे जाएंगे। लघुत्तम आया है, देखते ही वो छोटा करते हो। अब यहाँ तो दिख ही रहा है आपको, वैसे लिखवा लो, रही सही कसर पूरी कर देता, लघुत्तम समापवर्ती है। तो लघु धन उत्तम, लघु में उ, उत्तम में उ, दोनों उ मिल करके बड़ा उ। तो लघुत्तम में उ छोटा नहीं, कैसा होता है, बड़ा। अब से लिखवाएंगे तो कटु में उ छोटा आएगा आपकी नज़र में, क्योंकि आप कटु में उ छोटा ही करते हैं। कटु उक्ति में छोटा नहीं आएगा, क्योंकि संधि है कटु धन उक्ति, ये सब संधि से होने वाली शब्द शुद्धियाँ हैं। कटु यानी कड़वी, उक्ति यानी कथन। कटु में उ छोटा है, उक्ति में भी उ छोटा है, लेकिन दोनों उ जैसे ही मिलेंगे, कैसा बन जाएगा, बड़ा उ। मानवेतर, मानव धन इतर, इतर का अर्थ बताया था अलावा, मानव के अलावा मानवेतर। आगे देखिए आप इसमें, ये देखिए शार्ध शती आरएस में आया था ये। और स्टूडेंट ऊपर रह देखते के साथ चलने दो गुण संधि, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया दीर्घ हो कहाँ गए, जबकि यहाँ से से धन अर्धशती, स उपसर्ग से यानी सहित, अर्धशती के जो साथ है, शताब्दी का हाफ यानी 50 वर्ष वाला रूप, कौन सी संधि है, दीर्घ। उनसे क्लियर नहीं हुई, फर्स्ट ग्रेड में ये आई। प्रेरणाधन आस्पद, और वो करके आए कई पद, प्रेरणाधन पद। अरे जब इतना समझा चुके होते हैं कि संधि क्या करेगी, विकार उत्पन्न, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेरणाधन पद करोगे विकार कहाँ उत्पन्न हो रहा है, वो तो आप क्या कर रहे हैं फिर, संयोग। हास्यास्पद, विवादास्पद, कई कहते हैं हमने आस्पद शब्द नहीं पढ़ा, तो विवादास्पद भी पढ़ते हो, हास्यास्पद भी पढ़ते हो, खूब पढ़ते हो शब्द, तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो वो अलग चीज़ है। तो प्रेरणाधन आस्पद हो गया उसके अंदर। आगे देखो, मैंने कहा था बिना श के भी रह दिखाऊंगी मैं महर्षि देव ऋषि का, ये रहा वर्षा धन ऋतु, क्या कहलाता है, वर्ष ऋतु। ये वर्ष ऋतु शब्द है जो संधि युक्त होता है वर्षा धन ऋतु से। समझ में आई बात। ऐसे ही तनवंगी, तो कमज़ोर अंगों वाली, अंगी यानी अंग, तनु यानी शरीर भी होता है, यहाँ कमज़ोर के लिए तनवंगी में। ऐसे ही जैसे शब्द अन्वय, तो अनुधन आए, पीछे जो मिला क्या कहलाया, अन्वय। आगे की बात करूँ मैं इसमें, मतैक्य, मत धन ऐक्य, कईयों को ऐक्य नहीं लिखना था, एक में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और जैसे ही एक में यह जुड़ेगा शब्द क्या बन जाएगा, ऐक्य। ऐक्य ऐसे आएगा लिखने में। ये देखो महेश्वर्य, तो महाधन ऐश्वर्य, तो वही है ऐश्वर्य भी। ईश्वर में कौन सा प्रत्यय है, यह शब्द क्या बन गया, ऐश्वर्य। अपने आप पढ़ोगे तो आप क्लियर करते जाओगे, पढ़ा दिया है मैंने आपको अच्छे से। ऐसे ही देखो जलोग, जल धन ओघ, ओघ का अर्थ होता है प्रवाह, जल का प्रवाह। ऐसे ही जलोक, ओक, ओक का अर्थ होता है घर भी,
एक पानी पीने की अंजूरी भी होती है, ओक, दोनों अर्थ देता है। तो जल का घर या जल पीने की, पानी पीने की अंजूरी क्या कहलाई? जलोक। समझ में आई बात आपको? जैसे देव ऋषि हुआ तो देवधन ऋषि हो जाएगा उसमें। दृश्यावली, दृश्य धन अवली। नीलांबर मैं आपको बता चुकी हूँ क्या कि नीला नहीं होगा, मूल शब्द में, समास में भी और संधि में भी क्या होगा? नील। तो संधि विच्छेद क्या होगा? नील धन अंबर। हिमाचल, हिम धन अंचल। छात्रावास, छात्र धन आवास। छात्रा नहीं होता है, क्या आएगा? छात्र, पुल्लिंग रूप के अंतर्गत, तो शब्द बन जाता है छात्रावास। ऐसे ही अगर हम बात करें दायनी, तो दई धन इनी, दई धातु इनी प्रत्यय इसके अंतर्गत आ जाता है। नाविक बता दिया था, नायिका तो नई धन इका बन जाएगा। पवित्र पोधन इत्र बन जाता है उसके अंतर्गत। और अगर बात करूं जैसे भावुक या नय दे दे आपको, तो नय में ने धन ए हो गया, ने धातु ए प्रत्यय नयन में अन हो जाता है। भाव के अंदर बहु धातु ए प्रत्यय हो चुका है, इसके अंदर ये प्रत्यय निकल रहे हैं ए के और उदाहरण इसमें। ऐसे ही आप बोलते हैं भावुक, तो बहुधन उप प्रत्यय रूप आ जाएगा इसमें। भावना तो बहुधन अना आ जाएगा। तो सारे ही अयादि के क्या बन जाएंगे? रूप। तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी उदाहरण मैंने बता दिए हैं, क्लियर हो गया होगा। फिर तो जो आप पढ़ेंगे उसी से वो चीज़ और आपकी क्या होगी? स्पष्ट होगी। ये बता चुकी हूँ कि नकटा वगैरह, ऐश्वर्य वगैरह, गौरव वगैरह, ये सब हिंदी में क्या हैं? संयोग है। ठीक है, आगे की बात करती हूँ मैं थोड़ी सी। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competition exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference links. For quick revision, make your own custom flashcard. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So now download eUtkarsh app.